So in previous class we have discussed about the profit maximization criterion for financial decision making taken as basic objective of financial management. Today we will discuss the second option, which is wealth maximization criterion for financial decision making. What is wealth maximization and why is it taken as or preferred as best decision making criterion? So wealth maximization is another criterion of financial decision making, which is mostly preferred by almost all organization management as financial decision making criterion. Here the term wealth maximization represents maximization of value of the firm or maximization of the value or market price of its shares. यानी फर्म के शेयर का अगर अधिक से अधिक मूल्यांकन हो जाता है, अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन की वजह से उस फर्म का के शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, तो शेयर किसके पास होता है? शेयर होल्डर्स के पास होता है। तो जब फर्म के शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, स्वाभाविक है उस फर्म का रेपो भी मार्केट में बढ़ेगा। अब फर्म का रेपुटेशन बढ़ा, फर्म का लोकप्रियता बढ़ा, गुडविल बढ़ा, शेयर का प्राइस बढ़ने का मतलब, तो साथ में जो फर्म के ओनर हैं शेयर होल्डर्स, उनके पास जो कंपनी का शेयर्स है उसका मार्केट प्राइस बढ़ने से उनकी संपत्ति यानी वेल्थ का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप देने वाले जो ओनर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, उनका हित व्यापार में सबसे ज़्यादा होता है। तो कोई भी डिसीजन, कोई भी प्लानिंग, कोई भी पॉलिसी, उसका अल्टीमेट गोल होता है मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो इन कॉर्पोरेट हाउस मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब शेयर होल्डर्स के वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर के पास वाले शेयर्स के वैल्यू का मैक्सिमाइजेशन है। इसीलिए फर्म्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, मार्केट प्राइस वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स मैक्सिमाइजेशन और इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द शेयर होल्डर्स मैक्सिमाइजेशन, ये तमाम बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। This criterion suggests that only those option or proposal of decisions should be accepted which increases the market price of the share of company or corporate house, so that maximum welfare or economic welfare of the owner should be maximized. The reason और लॉजिक बिहाइंड इट, इसके संबंध में तर्क यही दिया जाता है कि किसी भी कंपनी का शेयर्स जो है मार्केट में हाईली ट्रेडेबल होता है, यानी शेयर मार्केट में उसका ट्रेडिंग चलता रहता है ना। तो ट्रेडिंग किस प्राइस पे हो रहा है ये बहुत हालांकि इसका लॉट ऑफ फैक्टर्स एक्टिव्स बिहाइंड इट, बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे कार्यरत रहते हैं। बहुत सारे कारणों से मार्केट प्राइस शेयर का फ्लक्चुएट करता है, बढ़ता और घटता है। वो इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है, फर्म्स पर्सनल परफॉर्मेंस भी हो सकता है, मार्केट सेंटीमेंट भी हो सकता है, मार्केट प्लेयर्स की भी भूमिका हो, स्पेकुलेटर, सट्टेबाज जिसको कहते हो, ब्रोकर्स, बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स हैं, उनकी भी भूमिका होती है। और जो जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी आपके कंट्री और आपके स्टॉक एक्सचेंज में प्रिवेल्ड है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो इन्फ्लेशन रेट मार्केट में है, आपके कंट्री में है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है।
तो बहुत सारे इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स काम करते हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी प्राइस का जो होता है वह डिमांड और सप्लाई फोर्स उसके पीछे काम करता है। तो कहने का मतलब है वैल्यू ऑफ शेयर्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव और मेन गोल ऑफ मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। इस बात के लिए कहा जाता है कि चूंकि कंपनी का शेयर मार्केट में ट्रेडिंग काफ़ी तेज़ी से होता रहता है, अतः यह रिफ्लेक्ट करता है उस फर्म के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी, चूँकि इन्फ्लेशन एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के पीछे फोर्स के रूप में कार्य करता है। और इन तमाम चीज़ के कारण देखिए होता क्या है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा आया, उसका रिपोर्ट मार्केट में आया, तो जब भी कंपनी अच्छे प्रॉफिट पोजीशन में होती है, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उसकी क्रेडिटेबिलिटी मार्केट में बढ़ती है, तो लोगों का अट्रैक्शन उस कंपनी के शेयर के प्रति ज़्यादा हो जाता है। और जब भी फोर्स, पब्लिक फोर्स या कॉमन इन्वेस्टर्स का फोर्स यानी फंड सेविंग उस शेयर को एक्वायर करने के पीछे एक्टिव हो जाता है, तो डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ता है तो हर कोई खरीदना चाहता है उस शेयर को, तो बेचने वाला क्यों बेचेगा भला? तो सप्लाई कम है, यानी सेल वाले उस शेयर्स को बेचने वालों की संख्या कम है और खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो डिमांड अधिक, सप्लाई कम। नतीजा ये फोर्स की वजह से उसका प्राइस हाइक होता चला जाता है, जिससे शेयर होल्डर्स का मैक्सिमम वेलफेयर, उसके वेल्थ वृद्धि के रूप में प्राप्त होता है। तो यही मेन लॉजिक इसके पीछे है। इसीलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द बेस्ट क्राइटेरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। इसको हमने रिटेन फॉर्म में जो दिया उसको कृपया नोट डाउन कर लें। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज एन अनदर क्राइटेरियन और अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। We have already discussed about it. It is the most preferable objective of financial management. Here the term wealth maximization represents value maximization of firm or maximization of the market price of its shares. According to this criterion of financial decision making, financial decisions should be evaluated on the basis of their wealth maximization potentiality और ability। यानी किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में मार्केट प्राइस, शेयर के मार्केट प्राइस बढ़ाने की एबिलिटी कितना है, कितनी पोटेंशियलिटी है इस डिसीजन का, किस हद तक वो इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्केट प्राइस, इसी के आधार पर उसका इवैल्यूएशन होगा सारे ऑप्शन का कि कौन कितना कंट्रीब्यूशन मार्केट प्राइस बढ़ाने में दे सकता है। उसमें से जो बेस्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करने वाला होगा पॉजिटिवली, उसको हम ऑप्ट करेंगे। अदरवाइज बाकी सारे ऑप्शंस को, बाकी सारे अल्टरनेटिव जो प्रपोजल्स है उसको रिजेक्ट किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा। यही मेन इसका थीम है। तो द प्रपोजल विच हैज पोटेंशियलिटी टू मैक्सिमाइज मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म्स शेयर फॉर मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द ओनर और शेयर होल्डर शुड बी अंडरटेकन, अदरवाइज अवॉइडेड। क्लियर है? तो क्यों होता है उसके पीछे मैंने कहा कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को क्यों आधार माना जाता है, इसलिए कि स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत सेकेंडरी मार्केट जिसको आप कहते हो, उसमें कंपनी के शेयर्स का ट्रेडिंग होता रहता है। तो ट्रेडिंग के दौरान जो उस कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस होता है, उस मार्केट प्राइस के वृद्धि और कमी के पीछे कंपनी का खुद का ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक ट्रेंड उस वक्त होता है, प्लस जो प्लेयर्स हैं मार्केट के,
उसका इफेक्ट भी पड़ता है, इन्फ्लेशन वगैरह का भी इफेक्ट पड़ता है, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए इसको बेटर ऑप्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग माना जाना चाहिए, ये लॉजिक है। क्लियर है? आपने रेशियो एनालिसिस चैप्टर में कैपिटलाइजेशन रेट और अर्निंग यील्ड रेशियो पढ़ा होगा। तो अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 में परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। अदरवाइज रेशियो बिटवीन अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर ये रिफ्लेक्ट करता है अर्निंग यील्ड को। उपज क्षमता यानी लाभ जनरेट करने की क्षमता। तो मान लीजिए एक कंपनी एक शेयर पर 100 रुपीज़ का अर्निंग कर रही है, तो इस वक्त उसका मार्केट प्राइस शेयर है, मार्केट प्राइस शेयर का है 1000। फेस वैल्यू चाहे 100 रुपया हो, 10 रुपया हो, इशू प्राइस उसे बहस नहीं है। अभी जो उसका मार्केट प्राइस प्रिवेल्ड है मार्केट में वो है 1000, और 100 रुपीज़ की कमाई कंपनी ने इस वर्ष की है एक शेयर पर, अर्निंग पर शेयर। तो इस दोनों के बीच रेशियो दर्शाता है कि 10% अर्निंग है। मार्केट प्राइस पर अगर रेट ऑफ अर्निंग देखा जाए तो कितना है? 10% है। यानी 10 रुपये अर्निंग के लिए 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है एट प्रेजेंट पोजीशन के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक। यानी इस कंपनी के 10 रुपये कमाई के लिए 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है एट प्रेजेंट। तो इसको अगर हम देखें, इस पे बैठाएं इसका मान किसका? कैपिटलाइजेशन रेट का। नाउ इन पुटिंग आफ्टर putting the value of capitalization rate in above formula, we get EPS divided by, what is earning formula of capitalization rate? EPS by market price. तो EPS divided by market price। तो EPS कट के क्या बचेगा? मार्केट प्राइस पर शेयर। प्रूव्ड। यानी मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे डिटरमाइन होता है? तो अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। पिछले सेमेस्टर में हम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़े थे, उसमें कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला था अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। यानी आज के डेट में कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है आप किसी शेयर होल्डर का, तो आज के डेट में जो मार्केट प्राइस है शेयर का, मैं चाहूँ तो उस शेयर को 1000 अभी प्राइस है तो 1000 में बेच के और कहीं और इन्वेस्ट 1000 रुपीज़ कर सकूँगा। तो हमें जो रिटर्न मिलेगा वो 1000 पे रिटर्न मिलेगा कहीं दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट करने पर। इसलिए कैपिटलाइजेशन रेट इसका नाम दिया गया कि आज अगर कैपिटलाइज करें अपने इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट इन शेयर को, तो क्या कैपिटल प्राप्त होगा? 1000 capital, and you will have an option to invest this capital of rupees 1000 into other source of investment, other opportunities of investment. That's why it is called capitalization rate. Clear? Write down.
तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरियन फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एज एन अल्टीमेट गोल ऑफ एन इंटरप्राइज must be preferred by all financial decision maker because of the following reasons। यानी जो पक्ष इस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के पक्ष में थे उन्होंने तो तर्क दिया ही कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, ये मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कैसे फ्लक्चुएट करता है, इसमें सारा इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसीडरेशन को रिफ्लेक्ट करता है, मार्केट सेंटीमेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसी को डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होना चाहिए। और उन्होंने निम्न 4 तर्क दिए पक्ष में कि इट इज़ अ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट टर्म जो है अपने आप में वेग है, क्योंकि प्रॉफिट डिफरेंट व्यू में देखा जाता है, डिफरेंट सेंस में देखा जाता है, इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन केवल कह देने से वो क्लियर नहीं होता ऑब्जेक्टिव के रूप में, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है, ऐसा उन्होंने तर्क दिया। इट कंसीडर्स रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, किसी भी विनियोग के प्रस्ताव में जो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, आपके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो फ्लक्चुएट करता है, आप जब शेयर में इन्वेस्ट करता है कोई भी शेयर होल्डर, तो उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है, ये मार्केट रिस्क भी है, इकोनॉमिक रिस्क भी है, नॉन इकोनॉमिक रिस्क भी है, सब रिस्क उसमें इन्वॉल्व है, तो ये रिस्क फैक्टर को भी कंसीडर करता है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या मार्केट जो जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी कंट्री का होता है, उसके असर भी मार्केट प्राइस पर पड़ता है। तो कह सकते हैं कि इट कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी आल्सो as market price of shares reflect influence of the both economic and non-economic factors along with the overall performance of the firm। फर्म जिसका शेयर है उसका जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसके साथ साथ मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट इकोनॉमी, सब चीज़ का इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर में, इसीलिए ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। और अंत में उन्होंने कहा इन तमाम कारणों के वजह से इट इज़ ए लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हेंस इट शुड बी प्रेफर्ड एवरीवेयर। इज इट क्लियर? नाउ एक चार्ट के जरिए कैसे ये प्रभाव होता है उसको हम एक चार्ट में दर्शा सकते हैं, इसके इम्पैक्ट्स को। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने डेफिनेशन के तौर पे पढ़ा था, इट इज़ एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कंसर्न विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। अब इस दोनों ही काम में जितने सारे फाइनेंशियल डिसीजंस जो मुख्य रूप से 3 होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, तो इन सबों का के पीछे हमारा क्राइटेरिया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। इसी बात का लॉजिक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरियन में आप देख रहे हो, उसी चीज़ को दर्शाने का प्रयास इस चार्ट के जरिए किया गया है। आपका फंड्स प्रोक्योरमेंट का सोर्स 2 है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स आदि सोर्सेज हैं, और शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के जरिए आप फंड इकट्ठा करते हो। यानी मनी मार्केट का जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है, लोन मार्केट में बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर लेस देन 1 ईयर के लिए जो आप लेते हो, दैट इज़ शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड का इस्तेमाल यानी इन्वेस्टमेंट आप डिप्लॉयमेंट कहाँ करते हो? टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल अरेंज करने में, है ना, और अस्थाई वर्किंग कैपिटल के लिए। और ये जो लॉन्ग टर्म फंड है उसका 2 रूप में डिप्लॉयमेंट होता है, और जो भी होता है वो परमानेंट, क्योंकि ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल लॉन्ग टर्म होता है। तो इन एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल 2 रूप में, परमानेंट, टेम्पोररी। तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट, ये फाइनेंसिंग डिसीजन हुआ, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन हुआ। अब
इस दोनों का डिप्लॉयमेंट हुआ, अब फर्म का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, नॉर्मल डे टू डे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ, उससे इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। खर्च के रूप में आउटफ्लो हो रहा है और सेल्स रेवेन्यू के रूप में डिफरेंट टाइप्स, सेल्स रेवेन्यू एंड अदर रेवेन्यू के रूप में इनफ्लो हो रहा है, इनकम के रूप में। तो दोनों का जो डिफरेंस हुआ उसको नेट कैश इनफ्लो कहते हैं, यानी कैश प्रॉफिट के रूप में आपका कैपिटल एप्रिशिएट हुआ। 10,000 में आपने गुड्स परचेज किया, 15,000 में बेच लिया, 3,000 अदर एक्सपेंस पर खर्च किया, तो 10 और 13,000 टोटल आपका आउटफ्लो हुआ, 2,000 का इनफ्लो हो गया। चूंकि 15,000 इनफ्लो हुआ था, तो आउट ऑफ 15, 13 हैज बीन पेड आउट, रिमेनिंग 2,000 रिटेन इन द बिजनेस हैज कैश प्रॉफिट। दैट्स व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। और डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल पूरा करने के बाद, साल भर के साइकिल पूरा करने के बाद आपका एक अच्छा खासा अमाउंट प्रॉफिट के रूप में स्टोर हो गया फर्म में। अब उसका डिसबर्समेंट कैसे होता है, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। तो डिसबर्समेंट कुछ ब्याज के रूप में, आपने जो लोन ले रखा है लॉन्ग टर्म, डिबेंचर इशू कर रखा है, उसको कहते हैं डेट सर्विस, यानी ऋण की सेवा जो आपने ली है उस ऑब्लिगेशन को आप पे करते हो इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में। फिर शेयर होल्डर से जो आपने कैपिटल ले रखा है, दो तरह के लॉन्ग टर्म परमानेंट कैपिटल प्रोवाइडर है ना, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड टर्म लोन मनी लेंडर्स। तो वो जो डिविडेंड इंटरेस्ट वाले को तो इंटरेस्ट दे दिया, अब शेयर होल्डर्स को का एक्सपेक्टेशन अपने एनुअल इनकम के रूप में है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट कर रखे, तो उनको डिविडेंड के रूप में पेड कर दिया। और प्रॉफिट का दूसरा भाग जो फ्यूचर प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन यानी ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, और कैपिटल कमिटमेंट जो डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, उस कैपिटल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए प्रॉफिट का एक हिस्सा रोक के रख लिया इनसाइड बिजनेस। यानी इस प्रॉफिट को 3 पार्ट में आपने दिया। सर्विस, जो डेब्ट सर्विस था उसको इंटरेस्ट के रूप में, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में, और थर्ड एप्रोप्रिएशन जो आपने किया वह व्यापार के फ्यूचर के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आपने कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए रोक के रख लिया। इसी को प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है, यानी लाभ का पुनः रिसाइकलिंग कर दिया कैपिटल बेस के रूप में। तो कैपिटल ने प्रॉफिट प्रोड्यूस किया, अब प्रॉफिट को फिर कैपिटल में कन्वर्ट कर देना, दैट इज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इनटू द बिजनेस। अब ये 3 प्रकार के डिसबर्समेंट्स का असर किस पर पड़ा? फर्म के परफॉर्मेंस के रूप में दिखा, और इन सब के वजह से फर्म का रेपो पे असर पड़ा। फर्म के परफॉर्मेंस को देखते हुए फर्म के प्रति लोगों का ओपिनियन कुछ जगह बनाया, फेवरेबल अनफेवरेबल, और उसका असर फर्म के शेयर्स पे पड़ा। और जब फर्म का शेयर मैक्सिमाइज होगा तो वेल्थ किसका मैक्सिमाइज होगा? मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर किसका होगा? जो शेयर होल्डर्स हैं। तो लास्ट में स्पेस कम रहने के कारण मैक्सिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द शेयर होल्डर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स के रूप में रिजल्ट आएगा। द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है ये चार्ट।